गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम शुरू कर रहे हैं मिसकंडक्ट बाय कंपनी सेक्रेटरीज का फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल पढ़ने का पैटर्न सिखा रहा हूं, पहले सीखो। फर्स्ट शेड्यूल आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड है। दैट इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। 4 हिस्सों में फर्स्ट शेड्यूल आपका बटा हुआ है। ये फर्स्ट शेड्यूल जो है ये मिसकंडक्ट बाय कंपनी सेक्रेटरी का है कि अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी मिसकंडक्ट करता है तो नॉर्मली उसके लिए स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 2 मतलब फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल बनाया गया है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है। तो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले 3 पार्ट जो हैं वो बात करेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की। पहले 3 पार्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करते हैं और आखिरी जो पार्ट है, चौथा पार्ट, शेड्यूल 1 का पार्ट 4, ये बात करता है अदर मिसकंडक्ट की। किसका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? जो पार्ट 1 है वो बात करता है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की। अगर एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी किसी तरह का प्रोफेशनल मतलब अपने प्रोफेशन में कोई गलत काम करता है तो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 में आता है। पार्ट 2 अगेन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, पर यह है सीएस इन एम्प्लॉयमेंट के लिए कि अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी होल टाइम एम्प्लॉयमेंट पे है और यदि वो किसी तरह का मिसकंडक्ट करेगा तो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 3 अगेन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, ये जनरल है फॉर बोथ मेंबर्स। अब इसमें डिस्टिंक्शन नहीं है कि वो प्रैक्टिसिंग पर्सन है कि वो एम्प्लॉयमेंट में है। ये पार्ट 3 उन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करता है जो जनरली इंस्टीट्यूट के मेंबर कर सकते हैं। और अदर मिसकंडक्ट वो कैटेगरीज है मेंबर्स की जो उनके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अलावा होती हैं। तो जैसे हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो जैसे हम पार्ट 1 पढ़ते हैं तो ये किसकी बात करता है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, देखा जाए क्या क्या मिसकंडक्ट कर सकते हैं तो ये क्लॉजेस में बटे हैं। क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर कोई, आपको मैं एकदम इजी वे में बता रहा हूं, पैसे ही ध्यान रखो। अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी है वो किसी और पर्सन को अपने नाम से प्रैक्टिस करने दे देता है, एक ऐसा पर्सन जिसके पास खुद सीएस इन प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट नहीं है या इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है, या ऐसे पर्सन के साथ वो पार्टनरशिप कर देता है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि मैं एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैंने क्या है अपने साथ पार्टनर एक ऐसे पर्सन को बनाया जो नॉन क्वालिफाइड है, तो कहीं ना कहीं एक तरह का मिसकंडक्ट है। या फिर मैंने क्या किया, अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस किसी एक नॉर्मल पर्सन को दे दिया और बोला जाओ तुम सर्टिफिकेशन करो मेरे बिहाफ में, तो ये मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ। तो ये माना जाता है कि अगर मैं किसी पर्सन का अलाउ करता हूँ कि मेरे नाम पे वो सीएस की प्रैक्टिस करे, डेट्स वेरी रॉन्ग एक्टिविटी, ये नहीं करना है। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर मैं किसी को पार्टनरशिप में ला रहा हूँ और वो भी नॉन क्वालिफाइड है, अलाउ हुए नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। आप पार्टनरशिप उन्हीं के साथ कर सकते हो जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं। तो कैसे पता लगता है कि आप सामने वाले के साथ पार्टनरशिप में हो? तो आप और जो सामने वाला पर्सन अगर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हो, सारे डिसीजन साथ में ले रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हो, एक दूसरे के बिहाफ में एक्ट कर रहे हो, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर रहे हो, तो बेसिकली इसमें जो 4 पॉइंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दूसरे के बिहाफ में काम करना, ये पार्टनरशिप डिसाइड करते हैं। अगर एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपके अलावा कोई और दूसरा पर्सन भी है जो क्वालिफाइड नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर या लोकेशन उतना मैटर नहीं करती। लेट अस रिपीट, हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 किसकी बात करता है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस की बात करता है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कैसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये क्या कर सकते हैं, किसी और को अपने नाम से प्रैक्टिस करने दे दें, या एक नॉन क्वालिफाइड पर्सन के साथ पार्टनरशिप कर दे, जो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बात, ये किसी पर्सन को कमीशन दे रहे हैं वो आपके के लिए ताकि काम लेकर आए, तो ये भी बहुत गलत बात है। आप अपनी मेहनत से कमाओ ना, अपनी पहचान बनाओ। दूसरे को कैसे आप कमीशन या ब्रोकरेज देके या फीस देके जो है वो क्या कर सकते हो, क्लाइंट मंगवा सकते हो। पॉइंट नंबर 3, जितना टिक कर रहा हूं वो देखो, वही पढ़ो। पॉइंट नंबर 3, किसी से प्रॉफिट शेयर कर रहे हो प्रोफेशनल वर्क के लिए, ऐसे पर्सन से जो इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है। जैसे एक बैंक मैनेजर है,
वो आपकी कंपनी का क्लाइंट बना, आपकी कंपनी को लोन दिलवाने के एवज में आपसे बात कर रहा है, बोल रहा है कि अगर हमारे बैंक से आपकी कंपनी लोन दे देती है तो आपका भी एक कमीशन बनेगा। तो ये चीज़ बहुत गलत है, इसे एक्सेप्ट करना नहीं सही माना जा सकता। ठीक है, याद रखना। जैसे एक पर्सन है, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी मतलब आपको रिटेनरशिप पे रखा गया है, एग्रीमेंट पे, कि आप यहाँ पे सर्विस देते हो। ये पर्सन आपको पैसे दे रहा है कि कंपनी का जो काम है इसको दिला दिया जाए, तो बिल्कुल अलाउ है नहीं है, ये नहीं करना है आपको। ठीक है। सिमिलरली आप एक ऐसे पर्सन के साथ पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो जिसके साथ अलाउड नहीं है, तो फिर सवाल ये कि अलाउड किसके साथ है, तो इन लोगों के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो। ये पॉइंट जो है VIMP है, थोड़ा सा अच्छे से करना है। अगर आप एक CS हो, किनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, जो पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर हो, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हो, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का मेंबर हो, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का मेंबर हो, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज का मेंबर हो, या फिर ऐसी प्रोफेशनल बॉडी जो इंडिया के बाहर है लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन कंपनी सेक्रेटरी से कनेक्ट करती है, उनके साथ आप क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो। देखो कितना आसान है। पार्ट 1 में क्या क्या मिसकंडक्ट आ रहे हैं। सबसे पहला मिसकंडक्ट, आप अपना नाम किसी और को दे दे रहे हो यूज करने के लिए, या एक नॉन क्वालिफाइड पर्सन के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो। दूसरा, किसी को फीस देते हो कि आपके लिए काम लेकर आए, या कोई दूसरे पर्सन से फीस रिसीव कर रहे हो उसको काम दिलवाने के एवज में, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के पार्टनरशिप कर रहे हो जो CS नहीं है, ना ही कोई क्वालिफाइड पार्टनर्स में आ रहा है। तो हमारे क्वालिफाइड पार्टनर्स ये सारे लोग होते हैं। देन पांचवें क्लॉज की बारी आती है। पांचवें क्लॉज की बारी ये कहता है कि सिक्योर्स आइदर थ्रू द सर्विस ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ सच कंपनी सेक्रेटरी और हु इज नॉट हिज पार्टनर बाय मीन्स विच आर नॉट ओपन टू कंपनी सेक्रेटरी एनी प्रोफेशनल बिजनेस। किसी के थ्रू प्रोफेशनल बिजनेस लाने की कोशिश करते हो ऐसे पर्सन से जो आपका पार्टनर नहीं है, तो ये भी चीज बहुत गलत है। देन क्लाइंट को सॉलिसिट करने की कोशिश करते हो। सॉलिसिट मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, एड देके ऐसे किसी मेजर से। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि आप एक प्रोफेशनल हो तो आप एड तो नहीं दे सकते, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसमें दोनों बातें आ जाती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट ऐड देना भी मना है और इनडायरेक्ट ऐड देना भी मना है। तो इनडायरेक्ट ऐड में क्या क्या आता है, ये एक पूरी लिस्ट है। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया कि मैं ये सर्विसेज देता हूँ। ठीक है, ये एक सर्कुलर लेटर छाप के बहुत सारे बिजनेस हाउसेस में भेजा, सर्कुलर ऐड बनाया जिसमें आप अपनी खासियतें बता रहे हो कि 1 दिन में कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा दूंगा, 2 दिन में करवा दूंगा। ठीक है, आप अपने क्लाइंट्स को हाईलाइट कर रहे हो कि मेरे ये क्लाइंट्स हैं। ठीक है, आप हैंडल पकड़ाते हो धीरे से, टेलीफोन डायरेक्टरी वायरेक्टरी पब्लिश करवा रहे हो। ठीक है, अच्छा, आप सबको ये बता रहे हो कि मेरी फीस बहुत ज्यादा कम है, अपने आप को आप स्पेशलिस्ट बता रहे हो। ठीक, आई होप आपको इतने पॉइंट समझ आ गए हैं। ठीक, उसके बाद जैसे कंपनी का प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा है तो उसमें आप अपने आप को कॉर्पोरेट लॉ स्पेशलिस्ट बता रहे हो। ठीक है, क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो आपको कहीं और रिकमेंड कर दे, समय समय पर प्रेस अनाउंसमेंट आप करते हो। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको बहुत अच्छे से करना आप। ठीक है, उसके बाद पब्लिक इंटरव्यूज है, टीवी और रेडियो, उसमें अपना बायोडाटा पब्लिश कर रहे हो। एजेंसी के थ्रू अपना वर्क क्या कराते हो, पब्लिश करवाते हो। ट्रेड यूनियंस में अप्रोच करते हो। ठीक है, अपनी प्रोफाइल्स जो है कंपनीज को और पर्सनस को भेजते हो, अपनी प्रोफाइल को अलग अलग लोगों को सर्कुलेट करते हो। सारी चीज गलत है, ये नहीं करना है आपको। अगेन ये वाला जो क्लॉज है VVIMP एकदम अच्छे से पढ़ना। आप डायरेक्ट ऐड नहीं दे सकते, इतने सारे काम आप नहीं कर सकते। हाउएवर कुछ चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, ये अलाउ है, ये एक्सेप्शन है। जैसे इंस्टीट्यूट का जो आपके अगर चार्टर्ड सेक्रेटरी आता है उसमें आप जनरल पब्लिश करो, मतलब अपना आर्टिकल लिखो, कई कॉलम्स या मैगजीन या न्यूज़पेपर में अपना कॉलम बना के लिखो। ठीक है, अगर कोई चेंजेस आ रहा है आपके फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसकी जानकारी बाहर के लोगों को दे सकते हो। ठीक, न्यू ईयर ग्रीटिंग्स जो है बाकी मेंबर्स को भेज सकते हो। एज अ प्राइवेट स्पीकर अपने बारे में नहीं बोलना है भैया, एक सिचुएशन के बारे में बोलने के लिए जिसका प्रोफेशन से कोई नेक्सस या कनेक्शन ना, वो बातें आप आके कर सकते हो। जैसे टीवी डिबेट में शामिल हो सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, ICSI के बारे में बताने के लिए प्रोफेशनल कैपेसिटी में आ सकते हो। ठीक, कोई प्रोफेशनल जर्नल के एडिटिंग का काम कर सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, चैरिटेबल वर्क से आप कनेक्ट हो सकते हो, पर अपनी पोजीशन का इस्तेमाल काम खींचने के लिए मत करना। ठीक है, उसके बाद और आप क्या कर सकते हो,
अपने क्लाइंट्स को बेसिकली किसी चीज की जानकारी दे सकते हो, कोई नया अमेंडमेंट आ रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ठीक है। उसके बाद आप ये बता सकते हो कि जैसे जॉब वॉब के लिए जा रहे हो तो, या कोई काम पाना है तो आपने अभी तक कौन कौन से असाइनमेंट हैंडल करे हुए हैं, ठीक है, वो भी तब जब क्लाइंट आपसे मांगेगा, ठीक। उसके बाद चार्टर्ड सेक्रेटरी में अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हो कि नई ब्रांच कहाँ ओपन कर रहे हो और कहाँ आपको पार्टनरशिप चाहिए, ठीक। वेबसाइट ओपन कर सकते हो, ठीक। दूसरे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से काम ले सकते हो, प्रोफेशनल वर्क। अगर कोई प्रोफेशनल टेंडर निकल रहा है तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे और इन पॉइंट्स में आपको दिक्कत नहीं गई होगी। देन बारी आती क्लॉज 7 की, ठीक है। क्लॉज 7 बेसिकली ये बोलता है कि एक कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी तब माना जाता है जब वो अपनी पर्सनल अटेनमेंट्स या अचीवमेंट को अपने लेटर हेड या प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट या साइन बोर्ड के थ्रू बेसिकली क्या करने लग जाए, पब्लिश करने लग जाए, तो ये गलत है। देखो आप अपने ऑफिस में अगर डिग्री लगाओगे, आप कहाँ से पास हुए या मेंबरशिप नंबर दिखाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप पर्सनल अचीवमेंट दिखा रहे हो तो वो बहुत गलत है, ठीक है। तो इसमें आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो आप अपनी पर्सनल अटेनमेंट यदि दिखा रहे हो और दूसरा सीएस की डेजिग्नेशन यूज करके दिखा रहे हो, तो ये चीज गलत है, सही नहीं मानी जाएगी, आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, क्लॉज 8 इंपॉर्टेंट है। सपोज करो एक्स नाम का एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, एक कंपनी का वो वर्क हैंडल करता है। अब वो वर्क आपको मिल रहा है, ठीक है। तो जब तक पुराना जो पीसीएस है, जो मिस्टर एक्स है, वो एनओसी या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दे देते, तब तक आप ना इस कंपनी का वर्क नहीं उठा सकते, ठीक है। और यदि आपने इस काम को एक्सेप्ट कर दिया और पुराने कंपनी सेक्रेटरी को इस बात का कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, आपके खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है। ये क्लॉज 8 कहता है, आप ये बात ध्यान रखना। तो ये कब कब होता है? प्रायर इंटीमेशन देना होता है जब आप ई फॉर्म सर्टिफाई कर रहे हो, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट बना रहे हो, ठीक है। किसी कंपनी में रिटेनरशिप पे जा रहे हो जहां आप उसका पूरा प्रैक्टिस का वर्क संभालोगे, सर्च रिपोर्ट इशू कर रहे हो, एलओडीआर के हिसाब से सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, कोई लीगल ओपिनियन दे रहे हो, तो देख लो पहले कोई पुराना प्रैक्टिसिंग कंपनी तो एडवाइस नहीं देता था। अगर आपसे काम लिया जा रहा है तो पहले उनसे नो ऑब्जेक्शन देना होगा कि इस बार हम काम करके दे रहे हैं। ये बात आप मत भूलना, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है और अच्छे से करना, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लॉज 9 10 उतना नहीं देखोगे तो चल जाएगा, 10 इंपॉर्टेंट है, ये कर सकते हो। आईएमपी है। प्रैक्टिस के अलावा और आप क्या क्या कर सकते हो, तो आपको ये बोला गया है कि काउंसिल की तरफ से आपको बोला गया है, आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो तो ये सारे काम आप कर सकते हो। एज अ प्राइवेट ट्यूटर वर्क कर सकते हो, बुक से आर्टिकल लिख सकते हो, एलआईसी की एजेंसी चला सकते हो, एमपीएलए एमएलए एमएलसी का जो इलेक्शन होता है उसमें खड़े हो सकते हो, ट्रस्ट में ऑफिस बियरर हो सकते हो, ठीक है, मजिस्ट्रेट बन सकते हो, किसी कोचिंग असाइनमेंट, कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन में टीचिंग असाइनमेंट दे सकते हो, खासकर अगर वो सीए का इंस्टीट्यूट हो या सीएमए का हो या कोई भी डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट है, बस 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ाना है आपको, ठीक है। उसके बाद पेपर सेटर का या वैल्यूअर का काम कर सकते हो, मॉडरेटर का काम कर सकते हो, एडिटर का काम कर सकते हो, ये सारे काम करना आपको अलाउ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना, ठीक है, भूलना मत, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्लॉज 11 हमें देखना चाहिए क्या? नहीं भी देखोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्लॉज 11 को इग्नोर करते हैं, ये हम एकदम अच्छे से करते हैं और इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 खत्म हो गया, ठीक है। आई होप आपको पार्ट 1 समझ आ गया होगा। अब आती है बारी पार्ट 2 की। ये उन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करता है जो एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए नौकरी के दौरान एक सीएस कर सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप जब किसी कंपनी में एज अ सीएस अपॉइंट होते हो, कंपनी सेक्रेटरी बनते हो, तो इसमें होता क्या है आपको पता है? आपका और कंपनी का मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप हो जाता है। अब क्या है, जो मास्टर बोलेगा मतलब कंपनी के जो डायरेक्टर्स बोलेंगे आपको करना होगा। यदि उस दौरान अगर आपने कोई गड़बड़ करी तो बेसिकली वो मिसकंडक्ट की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। तो जो पार्ट 2 है वो उन मिसकंडक्ट की बात करता है जो मेंबर्स एम्प्लॉयमेंट के दौरान करते हैं। तो कैसे पता लगता है कि आप एम्प्लॉयमेंट में हो? तो ये माना जाता है आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में हो। कैसे पता लगेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में हो? तो आपको सिलेक्ट आपके मास्टर ने किया, मतलब बॉस ने किया है, आपको उसकी वेजेस मिलती है, आपके वर्क को कंट्रोल कर सकता है और आपको सस्पेंड कर सकता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है,
ठीक है। अच्छा, अब इसमें कब कब माना जाता है एम्प्लॉयमेंट में मिसकंडक्ट हो सकता है, किस प्रकार का मिसकंडक्ट हो सकता है? तो अपनी सैलरी आप शेयर करते हो यदि किसी के साथ, फर्स्ट थिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अपना इमोल्यूमेंट किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ये चीज प्रोहिबिटेड है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। दूसरी बात, आप क्या करते हो बेसिकली, कंपनी का काम दिलाने के एवज में किसी से पैसे एक्सेप्ट करते हो, कि जैसे मैं कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी हूँ, बाहर का एक पर्सन है जैसे, वो बोलता है या मुझे कोई गिफ्ट देता है या पैसे देता है कि भाई तुम अपनी कंपनी का काम मुझे दिलवा दो, तो ये भी चीज़ गलत है, ये नहीं कर सकते हम। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है। अब ये सिर्फ 2 ही पॉइंट, इतने ही पॉइंट इसमें पढ़ने हैं और इतना ही है पार्ट 2 में। फिर बारी आती पार्ट 3 की, ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। यहाँ पे जनरली वर्ड लग गया, मतलब दोनों को जोड़ दिया जा रहा है, किसको किसको, पीसीएस को भी और जो एम्प्लॉयमेंट में है उनको भी। तो इसका हिसाब किताब क्या है बेसिकली, तो इसमें यह माना जाता है कि वो मिसकंडक्ट है जो इंस्टीट्यूट के मेंबर जनरली कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें मिसकंडक्ट में आ सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले, एक पर्सन अभी फेलो कंपनी सेक्रेटरी बना नहीं है, लेकिन अपने नाम के आगे फेलो लगाता है। अच्छा, होता क्या है कि जैसे आप मेंबरशिप लेते हो, तो मेंबरशिप के पहले 5 साल आप एसोसिएट कहलाते हो, फर्स्ट 5 ईयर्स, फर्स्ट 5 ईयर ऑफ प्रैक्टिस आप एसोसिएट हो। 5 साल बीतने के बाद आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, फेलो के लिए। अब एक पर्सन, अभी वो एसोसिएट ही है लेकिन खुद को क्या बता रहा है, फेलो बता रहा है, तो ये चीज तो गलत है ना, है ना। नेक्स्ट थिंग, कंप्लेंट गई है, डायरेक्टर डिसिप्लिन ने आपसे कोई जानकारी मांगी है, कुछ रिक्वायरमेंट है उनकी, आपसे इंफॉर्मेशन मांगी है, आप वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। आपकी ड्यूटी बनती है ना, आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाए तो आप दो, आपसे रिक्वायर्ड जानकारी मांगेंगे तो आप दोगे ही दोगे, आप नहीं दे रहे हो तो ये भी चीज क्या है, मिसकंडक्ट में आ जाती है। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि आप जब दूसरे कंपनी सेक्रेटरी से कोई काम ले रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली ये माना जाता है कि आप उसका ऐड कर रहे हो या आप कोई गलत जानकारी दे रहे हो, अपने बारे में गलत वलत बताकर दूसरे सीए से काम ले रहे हो, तो ये भी चीज क्या है, बिल्कुल गलत मानी जाती है। तो ये सारे क्या होते हैं, जनरल मिसकंडक्ट। एकदम ईजी है, देखो आप फेलो हो नहीं, खुद को फेलो बता रहे हो। दूसरा, आपसे जो है इंस्टीट्यूट जानकारी मांग रहा है, आप जानकारी दे नहीं रहे हो। और तीसरी और जो बहुत जरूरी बात है, एक दूसरे सीए से काम लेने के लिए या टेंडर में रिस्पॉन्ड करने के लिए आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो ये पार्ट 3 हो गया। अब इसके बाद आता है पार्ट 4, मैं तो कहूंगा ये वीवीआईएमपी है, और इसको एकदम अच्छे से आप कर दो तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। पार्ट 4 को, अदर मिसकंडक्ट का मतलब होता है बेसिकली कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अलावा कब कब ये माना जाता है कि सीएस जो है मिसकंडक्ट का दोषी है। नंबर 1 पॉइंट, अगर उसने कोई क्राइम किया है जिसमें उसको सजा 6 महीने से ज्यादा की हो गई है, जैसे उसने किसी तरह की फोर्जरी करी है, असॉल्ट किया है, ठीक है, फ्रॉड किया है, तो अब भाई इसमें सिविल या क्रिमिनल केस चलेगा। अब 6 महीने से ज्यादा की अगर सजा हो गई है, 6 महीने तक की भी मान लो सजा हो गई, तो उसको मिसकंडक्ट का दोषी माना जाता है। ठीक है। दूसरी बात, इन सारी चीजों में बेसिकली आपको क्या है, मिसकंडक्ट का दोषी माना जा सकता है। सबसे पहला, आप बाकी मेंबर्स को, ठीक है, जो बाकी आपके साथ सीएस मेंबर्स है, काउंसिल के डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हो अभी गंदी भाषा में, मतलब आप इंस्टीट्यूट के खिलाफ ही गलत सलत बात बोल रहे हो। ठीक। नेक्स्ट, ई फोरम्स पे, ई फोरम मतलब जैसे फेसबुक हो गया, वहां पे हमारे जो काउंसिल है, प्रेसिडेंट है हमारे, जैसे अभी जो है प्रेसिडेंट, या फिर जो सेक्रेटरी आईसीएसआई के, उनके बारे में बुरी बातें बोल रहे हो। ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को अग्रेसिव भाषा में आप कुछ लिखते हो लैंग्वेज में। आप गवर्नमेंट ऑफिस के सामने, इंस्टीट्यूट के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं जो प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, स्टूडेंट को भड़काने का काम करते हैं, इंस्टीट्यूट के कॉन्फिडेंशियल डाटा का इस्तेमाल अपने पर्सनल पर्पस के लिए करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसर को अपने चैप्टर या रीजनल काउंसिल के प्रोग्राम में बुलाते हैं और उनके पीछे बहुत तगड़ा खर्चा करते हैं ताकि आपका नाम बन सके। काउंसिल्स की बुक से छेड़छाड़ करना, ये सारी जो है ये अदर मिसकंडक्ट में आने वाली चीजें हैं। और मैं तो कहूंगा इसको आप एकदम अच्छे से पेपर के लिए पढ़ के जाओ, ये आपके लिए वीवीआईएमपी है। तो ये फर्स्ट शेड्यूल आप मेरे को पढ़ के दे दो।